Good morning class. I hope you are good. और बच्चों ठंड से बचिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो टेक आउट योर हिंदी बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 12। तो देखिए बच्चों चैप्टर नंबर 12 विद्या अध्ययन का समय। तो लेट अस स्टार्ट टू रीड। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। तो देखिए बच्चों जैसे कि आप चैप्टर का नाम पढ़े हैं विद्या अध्ययन का समय। विद्या अध्ययन यानी पढ़ाई का समय। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। और समय का सदुपयोग हमें बचपन से लेकर और हमेशा करना चाहिए, लेकिन इसकी आदत हमें पड़ती है जब हम एक विद्यार्थी जीवन जीते हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़िए। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति हमेशा प्रेम भाव प्रकट करता रहा। प्रतिवर्ष माता पिता को प्रत्येक विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरे चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली थी। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्ति यानी कि बेटा वजीफा, जो सरकार की तरफ से बच्चों को सहायता मिलती है। ये छात्रवृत्तियाँ सभी लड़कों के लिए नहीं थी। उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत कम होते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम हो जाता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए ऐसा हो जाता था। मुझे याद है एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस का दुख न हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। तो देखिए आगे, मेरे लिए ऐसे हो जाता था कि मैं मतलब पिटा भी था। पिटने से ज़्यादा क्या था, दंड का पात्र समझा गया, इस बात का मुझे दुख होता था। तो मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय हमारे प्रधानाध्यापक गिनी बहुत अनुशासन प्रिय थे। वे अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा अच्छी पढ़ाई कराते थे। उन्होंने ऊंचे 5 दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में न लगता था। खेल अनिवार्य होने से पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। मेरा झेपूपन भी इसका एक कारण था। झेपूपन यानी कि वो झिझकते थे, शर्माते थे। अब मैं सोचता हूँ कि व्यायाम में अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत न करने से मुझे कोई नुकसान देखो बेटा, ये आपको नहीं दिख रहा था, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, ठीक है। खेल अनिवार्य
होने से पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी न जाता था। मेरा झेपूपन भी इसका एक कारण था। झेपूपन यानी कि शर्माना, झिझकना दूसरों के सामने। अब मैं सोचता हूँ कि व्यायाम में रुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होता है जितना कि मानसिक शिक्षा का। तो फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत न करने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका पहला कारण था कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से प्रातःकाल घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। सैर भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। विद्यालय बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब विद्यालय में व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना पड़ता था। एक शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हो गया। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। जो कारण था मैंने वही बतलाया, परंतु उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला? कोई उपाय न था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में वह मेरी पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण यानी कि याद है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। पिताजी की चिट्ठी प्रधानाध्यापक को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए विद्यालय के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ। तब जाकर व्यायाम की अनिवार्यता से छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेरे मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, जो विलायत जाने तक रही। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में जब वकीलों और वहीं जन्मे पढ़े लिखे युवकों के अक्षर मोती की तरह देखे, तब जाकर मैं बहुत लजाया यानी कि शर्माया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की बहुत कोशिश की, परंतु पके हुए घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है, जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की उसे मैं आज तक न सुधार सका। प्रत्येक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते, यानी कि उनके उदाहरण से ये सीखे कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसे अभी से ही उसे साफ करने की कोशिश करें, अन्यथा जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लास में आ जाएंगे, तब आप उसे साफ नहीं कर सकते। और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय दे रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब बालक चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोतियों की तरह सुंदर हो सकते हैं।
संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि में सब रटना था। यह विषय चौथी कक्षा से शुरू हुआ। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत और नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते थे कि फारसी बहुत सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करते हैं उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें इस रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा अध्यापक कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि उच्च कोटि की संस्कृत न पढ़ सका। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं भार का न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो व्यक्ति एक भाषा को विधिपूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया, परंतु विद्यालय में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज़ शिक्षकों को से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े होकर गहरे हो जाते हैं, और यह बात अब तक इसलिए खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। मोहनदास करमचंद गांधी। तो बेटा ये जो कहानी थी ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, उन्होंने अपने जीवन का एक इंसिडेंट इसमें आपको दिया कि वो कैसे पढ़ते थे, ठीक है, और उन्हें पढ़ते समय किस बात की चिंता होती थी। वे कभी भी सजा नहीं पाते थे इंडिसिप्लिन के लिए। वो हमेशा क्या है शिष्टाचार को अपनाते थे, ठीक है। तो उनके टीचर ने कभी भी उन्हें डांटा नहीं, मारा नहीं। उन्हें क्या चिंता होती थी अपने, जब उन्हें एक बार पिटाया गया तो उन्हें किस बात की चिंता हुई? उन्हें पीटने की चिंता नहीं थी, उन्हें ये थी कि मुझे उनके टीचर ने दंड का पात्र समझा, यानी उन्हें ये समझा कि इस बच्चे ने गलत काम किया है। और इसके बाद देखो फिर उन्होंने बताया संस्कृत भाषा का, ठीक है। तो आप भी जो भी भाषाएं पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से पढ़ें
मन लगा कर पढ़ें ताकि इसमें आपका मन लगे और उसको आप सीखें, उसे बोझ मान कर ना पढ़ें। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, सारी भाषाएं ज़रूरी हैं, सारे सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, और उन्होंने व्यायाम के बारे में भी बताया। तो आप घर पर हैं तो व्यायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, ठीक है, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आजकल क्या है, ये हमारी पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों। आप देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें बेटा जो हम बचपन में करते हैं वो चीज़ें हमारे रूटीन में आ जाती हैं, है ना, वो हमारे अंदर समा जाती हैं, हम उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें करते रहते हैं। तो बेटा इसलिए हमें अच्छी चीज़ों को करना चाहिए। आप अभी से अपना समय का सदुपयोग करना, यानी पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय खेलना। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं लेकिन जब आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो तब आपका पूरा मन 100% आपका दिमाग पढ़ाई में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप टीवी देखते हो तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हो, टीवी में ही व्यस्त रहते हो। तो इसी प्रकार जब आप पढ़ते हो तो आपका मन जो है पढ़ाई में ही होना चाहिए। ठीक है, और हमें अच्छे संस्कार, क्योंकि जो हम बचपन में सीखते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं उन्हें तो हमें अपने रूटीन में रखना चाहिए। जैसे जल्दी सोना, रात को सुबह को जल्दी उठना, व्यायाम करना और अपना डेली पढ़ाई करना, बड़ों के पैर छूना, नमस्ते करना, आदर सत्कार करना, ब्रश करना, रोज़ाना नहाना। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रूटीन में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अच्छी चीज़ों को अपनाइए और जो बुरी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्द पे निशान लगवाती हूँ। ठीक है, पहला पेज ओपन कीजिए। देखिए हाई स्कूल, हाई स्कूल, प्रेम भाव, नेक्स्ट लाइन में प्रमाण पत्र, फिर एक लाइन छोड़कर छात्रवृत्तियाँ, आगे आ जाइए सदाचार, ऐसे यानी कि असहाय, जो सहा न जा सके। ठीक है, अब आगे देखिए अनिवार्य, फिर इसके बाद सुगठित। अब अगले पेज पर आ जाइएगा। व्यायाम, गैर हाजिर, आगे चलिए मन महसूस कर, अनिवार्यता, नीचे देखिए संस्कृत, रेखा गणित। अब अगले पेज पर आ जाइएगा। तो देखिएगा प्रतिस्पर्धा, मौलवी साहब, आगे देखिए ललचाया, शर्मिंदा, पश्चाताप, उपरांत,
व्यापक संस्कार। ठीक है, अब आ जाइए बेटा शब्दार्थ पर। ठीक है, पेज नंबर 111 शब्दार्थ ओपन कीजिए। तो देखें, कठिन शब्द आप करेंगे नोटबुक में 2 टाइम्स। फिर है शब्दार्थ, तो एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ लिखेंगे। तो योग्यता, क्षमता या उपयुक्तता। सदाचार, अच्छा आचरण। ऐसे है जो सहन नहीं किया जा सके। अनिवार्य, आवश्यक। विघ्न, बाधा। आलेखन, लेखन कला। अवहेलना, तिरस्कार। व्यापक, विस्तृत, फैला हुआ। अब देखिए इधर छात्रवृत्ति, वजीफा, शिक्षा के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। उलाहना, ताना, दंड, सजा। सेवा शुश्रूषा, सेवा टहल, परिचर्या। अनुरोध, विनय। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। पश्चाताप, आत्मग्लानि। अभिप्राय, मतलब। नीचे ये वो शब्द हैं जिन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस चैप्टर में जो सिखाया गया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे अपने जीवन में भी लाएंगे बच्चों। ठीक है ना? तो क्योंकि क्या होता है कि जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, और जो ऐसी बातें अच्छी नहीं होती उन्हें हम याद रखते हैं। जैसे टीवी में कुछ भी आ रहा हो, कोई गाना, सब कुछ याद रहेगा, लेकिन पढ़ाई आपको याद नहीं रहती। होता है ना ऐसे? तो ऐसे ही हमें बचपन से जो हमारी गलत आदतें हैं, धीरे धीरे उन्हें छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। तो बेटा अब धीरे धीरे अभी से आदत डालो कि हाँ भी रात को आप 1 घंटा पढ़ो डेली। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो 1 घंटा 2 में बदलेगा, फिर 3 में बदलेगा। जब तक आप 10th में आओगे, फिर 12th में आओगे, तो तब तक आपको आदत पड़ चुकी होगी कि हाँ जी बैठ के आप रात को 4-6 घंटे पढ़ लो, है ना? तो गॉड ब्लेस यू बच्चों। ठीक है, अपना वर्क करना, बाकी वर्क मैं आपको PDF में भेज दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।